नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। और बाजार में पिछले 3 हफ्तों से लगातार एक कमजोरी का रुझान, लगातार तीसरा हफ्ता जब थोड़ा सा नीचे फिसल करके सेंसेक्स निफ्टी बंद हुए हैं, तो ये गिरावट जो है अब डेली चार्ट पे भी देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज पे पहुंच चुकी है। क्या कहानी कुछ बिगड़ रही है या अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, करेक्टिव पैटर्न के हिसाब से एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बाद थोड़ा सेटअप ठीक नहीं है। मतलब सेटअप ऐसा ठीक नहीं है कि ये जो रनिंग करेक्शन है थोड़ा एक्सटेंड होने का इंडिकेशन है, लेकिन बहुत बड़े करेक्शन की अभी कोई मतलब ऐसा तो इंडिकेशन नहीं है मेरे को। लेकिन एक्सिस बैंक के रिजल्ट ने थोड़ा सा बाजार का सेटअप खराब किया है, क्योंकि 25,000 के नीचे का क्लोज है। और बट ओवरऑल बैंक इंडेक्स का सेटअप खराब नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा ये है कि अब कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी अभी कोई खरीदारी की। पूरे कम्प्लीटली वेट एंड वॉच में रह जाएंगे और अगले सिग्नल सिम्टम का वॉच करेंगे कि 50 डीए में गया है, 25,000 गया है। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स इसको वापस, या रिलायंस के रिजल्ट इसको वापस लेके नहीं आ पाएंगे 25,000 के ऊपर, तो एक डर बना रहेगा कि 50 डीए में जाने के बाद 200 डीए में के टेस्ट होने के, रीटेस्ट नहीं, टेस्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। जी, ओवरऑल कंप्लीट वेट एंड वॉच में जाने का टाइम आ गया है, ऐसा लगता है। ये दिलचस्प है कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट ने बाजार को डरा दिया और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके नतीजे उम्मीदों से बेहतर ही कहे जा रहे हैं। रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक हैं, वन टाइम गेन ज़रूर है उसमें, लेकिन इन सब के बाद भी आपको लगता है कि बाजार को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ इसलिए कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब हो गया है? एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब नहीं है। प्रॉब्लम है कि मार्केट को ट्रेडिंग के पोजीशंस बने रहते हैं, उसके हिसाब से खराब लगता है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी को समेटा है। तो आने वाले समय के लिए अच्छी बात है, खराब आरबीआई बात नहीं है। सॉरी। आरबीआई ने नज किया कि आपको करना पड़ेगा, तो उन्होंने किया। अच्छा किया, मैं वही कह रहा हूँ कि ये अच्छा काम हुआ है। एसेट क्वालिटी किसी भी बैंक, एनबीएफसी, कभी भी मेरे मुझे ग्रोथ से ज़्यादा फोकस रहता है एसेट क्वालिटी का। क्योंकि ग्रोथ देखिए, कभी भी टेलविंड आएगा ना तो ग्रोथ आ ही जाती है अगर एसेट क्वालिटी अच्छी हो। एक समय एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक कोई पूछ ही नहीं रहा था ना अभी थोड़े समय पहले। अभी तो खाली वही चल रहे हैं। तो अगर हर चीज़ में ना एक क्या होता है, मेन ट्रिगर ट्रिगर जो होता है, रूट कॉज, उसको भूलना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से बीएफएसआई एज ए सेक्टर में ट्रिगर रूट कॉज होता है एसेट क्वालिटी। आपका वो स्ट्रेंथ है। तो ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक को लोग रीड कर रहे हैं या ट्रेड पोजीशंस कटे होंगे। मुझे पूछेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बेटर है, ये होना चाहिए था। तो ओवरऑल मुझे कहीं से नेगेटिविटी नहीं दिखती है किसी भी रिजल्ट में। लेकिन थोड़े एक्सपेक्टेशंस पे रिजल्ट रिएक्शन होता है, इसके कारण से एक्सिस बैंक का रिएक्शन नेगेटिव है। कहीं ना कहीं आके स्टेबल तो हो ही जाएगा, और मे बी ये फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा ओवरऑल। जी, तो अभी एक तो ये नतीजे हैं, इन नतीजों के बाद आपको अगले हफ्ते का रिएक्शन थोड़ा और देखना पड़ेगा, लेकिन अभी बाजार में और कौन से बड़े फैक्टर्स आप ध्यान में रखेंगे, या अभी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट सीजन है तो और कुछ नहीं देखना है? एक्चुअली फिलहाल एक तो ये भी है ना कि ट्रेड डील अजीब सा चल रहा है हमारा और यूएस का। तो एक ऐसी तलवार है ना सिर के ऊपर में, जो समझ नहीं आ रहा कि किस करवट खेलें। ये तो पक्का है कि नहीं, भारत सर। वो शाहरुख खान का एक अच्छा, मतलब लोगों को हमेशा याद रहता है, शी लव्स मी नॉट, एक पत्ती इधर तोड़ो एक पत्ती उधर तोड़ो। हाँ, तो वो कभी हाँ कभी ना वाला सिचुएशन है। अब प्रॉब्लम मुझे लगता है, देखिए, भारत सरकार कंप्लीट एंट्री तो कभी नहीं देगी। हमारा एक तो हमारी कंट्री भी उसके लिए रेडी नहीं है, खासकर एग्री में, और जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे वो सब आता है, वहाँ पे और तो क्यों नहीं दें है। भाई, बस आप धमका रहे हैं इसलिए आपको एक्सेस दे दें? प्रॉब्लम तो है कि वो पूरे संसार को धमका रहे हैं ना अभी जाके। तो ये इक्वेशन ठीक नहीं करेगा ना। अब यहाँ बात थोड़ी सी दादागिरी वाली हो गई है, तो इसका हमको नेगेटिव इम्पैक्ट सेंटिमेंट वाइज भी रहेगा। बट सवाल ये है कि जो वो कर रहे हैं, अभी देखिए टेस्ला आ गई ना भारत में, लेकिन 100% टैक्स पे आई है। जो 30 लाख की कार है वो 60 में बेच रहे हैं, जो 35 की है वो 70 में बेच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ओपन करना चाहिए। और ये रिफ्ट रहेगा, अगर ये रिफ्ट रहेगा तो इसमें होता क्या है,
जैसा आप समझिए कि 2008 के क्राइसिस के बाद हुआ था। क्या हुआ था? आपकी यूएस पे बहुत ज़्यादा सारे डिपेंडेंस थी फॉर बिज़नेस। धीरे-धीरे वो चीज़ यूरोप में शिफ्ट हुआ, ग्लोब में शिफ्ट हुआ। अब अभी देख ही रहे हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ इनफैक्ट अम, डेवलपिंग इकोनॉमीज़, एशियन कंट्रीज़, ये सबके साथ जो प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे इक्वेशंस बेटर हो रहे हैं। जो ब्रिक्स के ब्रिक्स में ट्रेड, बाइलैटरल करेंसी में ट्रेड, या भगवान जाने ब्रिक्स कभी अपना कुछ पेमेंट सिस्टम बन जाता है, उसमें ट्रेड। तो ये सब एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट अवे फ्रॉम यूएस धीरे-धीरे हो तो रहा है, होना चाहिए। बट प्रॉब्लम है ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट ना ओवरनाइट नहीं होता है। इसमें समय लगता है बट इट विल बी फॉर हमारे अच्छे के लिए, फॉर आवर बेटरमेंट। मतलब ये है कि यूएस जो कर रहा है उनका डेस्परेट मेजर है बिकॉज़ उनकी इकोनॉमी दिखती तो अच्छी है लेकिन डेट पे टिकी हुई है, जो कि अच्छी नहीं है। एंड देयरफॉर डेट और डिफेंस फंडिंग पे टिकी हुई है, मतलब वेपन ट्रेड्स पे टिकी हुई है, जो कि अच्छी नहीं है। इसलिए वो उनका डेस्परेट मेजर्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा इंडोनेशिया ने बोला कि आ जाओ सब लेके जाओ, वैसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमको करना चाहिए और ठीक जा रहा है। शॉर्ट टर्म इसके इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकते हैं बट इंडिया इज़ $4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, आई थिंक अब स्टैंड लेने के लिए तो उतना हमारे पास तो मसल पावर है। जी, ओके। तो अब यहाँ पे एक-एक करके थोड़ा लेवल्स पे निगाह डाल लेते हैं, उसके बाद फिर पहले निफ्टी की बात करें। अभी एक दिन के लिए छूटा है 50 डे मूविंग एवरेज। कितनी उम्मीद रहती है ऐसे मौके पे कि नहीं वापस संभल जाए? ये एक्चुअली ठीक नहीं है। जब ओवरऑल पोजीशनिंग में देख रहा था, एक्चुअली आप बोलेंगे तो मैं आपको इसमें चार्ट में ना एक आपको एक नहीं 2 लकीरें बोलता हूँ, उसको आप डाल दीजिए। जो आपको ये सिचुएशन थोड़ा-सा बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहला तो आप ले लीजिएगा कि एक लो आपको मिलेगा 25th मई का, 9th मई का, 9th मई 2025 का। ओके, जी, और मैं दोनों एब्रेशन वाली चीज़ें ले रहा हूँ अभी। ओके, मतलब जो रेगुलर हैं उससे हम फैक्टर कर चुके हैं, अभी हमको एब्रेशन देखना है। तो क्योंकि ये एब्रेशन ही मान के चल रहे हैं हम, एक एक्सिस बैंक के कारण ऐसा हुआ है। तो एब्रेशन में क्या होता है, 9th मई वाला एक लो हो गया और एक आपका 13th जून वाला लो हो गया। इन दोनों को लेके आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये ट्रेंड लाइन, एक्चुअल ट्रेंड लाइन जो बनती है ना, जो प्रिसीजन वाली है, उसके नीचे क्लोज है। ओके, अब इसी को एक काउंटर करने के लिए थोड़ा सा दूसरा ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, अम, जिसके में आपको लेटेस्ट पैटर्न रीड करना है। उसमें आप 24th जून का लो ले लीजिए और 14 जुलाई का लो ले लीजिए। 24 जून। हाँ, ओके, और 14 24 जुलाई का लो जून। ले लीजिए। हाँ, हाँ, लेकिन ये 24 जून। 24 जून तो बिल्कुल मतलब एक तरह से ट्रेंड के बीच का मामला है, इसको आप क्यों ले रहे हैं? ठीक, मैं समझाता हूँ। ये आपका जो पैटर्न शुरू हुआ है ना, इसमें पहला वीक क्लोज है आपका। ओके, ओके। और इसको मैच कीजिए फिर आप 14 जुलाई से। हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम होगी कि मैं अपनी चीज़ों को बता सकता हूँ आपको, लेकिन बुक के हिसाब से नहीं चल पाएँगी, क्योंकि इसमें जो है आप ऑब्ज़र्व कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी क्यों कर रहा हूँ जी, मैं ऐसा? 14 जुलाई का जो लो है, वो उसको मैच करना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ 14 जुलाई के लो से एक और स्विंग चला है। ओके? अब इन दोनों को आप मिलाइए, आपको एक बॉटम मिलना चाहिए। अब जब आप दोनों लकीरों को लेंगे, जो मैंने आपको दोनों बोला है, जी, हमेशा मोर देन वन अगर आपको चीज़ बताती है कि प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। तो ये दोनों ट्रेंड में आपको यहाँ पे डेविएशंस मिल रहा है। मतलब इतना तो पक्का है अब आपके पास कि जो स्विंग का हाई आपके पास अब बना है 25 टू 70, ये कितना है? 25 टू 55, ओके, व्हिच इज़ द कैंडल ऑफ 16th जुलाई। ओके, अब ये कहता है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाए आपको चुपचाप बैठना है या सेल ऑन राइज करना है, सिंपल थियरी। क्योंकि ये ब्रेकडाउन पढ़ने के लिए हमको ये 2 लकीरें चाहिए थी, 2 लकीरें मिल गई, 25,000 वैसे भी आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो और कौन-सा था? 50 डीएमए के नीचे क्लोज़ है। 50 डीएमए के नीचे क्लोज़ वाला मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। बिकॉज़ पैटर्न रीडिंग में अगर कुछ आता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अब
क्या इतना प्लेन एंड सिंपल है इसके बाद इसको रीड कर लेना कि यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन हो जाएगा या करेक्शन चलता रहेगा? अगर आप उसको यूएस मार्केट के साथ मिक्स करके देखेंगे तो ये हमेशा ही बोलेगा कि विल हैव टू वेट फॉर फर्स्ट बाय सिग्नल इन प्लेस ऑफ गोइंग फॉर सम सेल सिग्नल बड़ा क्रैकडाउन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए सॉरी। हमको जब तक बड़े वाले मार्केट में क्रैक नहीं दिखे, हमारे में बड़ा क्रैक आने का चांस नहीं रहेगा। ओनली डैम्पनर कुड बी अगर हमारा ट्रेड डील में बड़ा कोई टैक्स निकल के आ जाता है क्या क्या वो हर्ट कर सकता है, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं कि ट्रेड डील इंडिया के साथ बिना हायर टैक्स रेट के साथ नहीं हो सकती। अब ज़िद पे अड़ा हुआ है इंसान तो उसका खैर। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अभी जो जिस तरह से मैंने एनालिसिस की है, फ़िलहाल शांति बनाए रखना चाहिए जब तक ये पैटर्न आपको निकाल के नहीं दे दे ऊपर में, यानी हमको कम से कम 25 250 के ऊपर का क्लोज तो चाहिए फिर से पॉजिटिव होने के लिए, उसके पहले नहीं हो सकता। जी, तो फिलहाल अगर नीचे मैं पूछूं कोई एक नंबर जहां पर अभी सबसे पहले आपकी नज़र रहेगी कि भाई अगर एक साल खराब हो गई है तो वहां तक तो जाने की संभावना रहेगी? नहीं, मल्टीपल है, मैं आपको सारे लेवल्स बताता हूँ क्योंकि एक जगह से ये मामला नहीं बन रहा। 24,700 से सपोर्ट शुरू है, ओके। 24,700 मेजर सपोर्ट है अगर ये बड़ा ब्रेकडाउन नहीं है तो, क्योंकि उसके बाद 24,500 मुझे किसी रीज़न से तो सपोर्ट मिला था। मिला तो था, देखिए उसके बाद सपोर्ट है तो शुरू होता है 24,300 से 24,250 के रेंज में फिर नेक्स्ट सपोर्ट जाता है। तो इसलिए 24,700 मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है अगर यहाँ से संभालना है तो भी। जैसे आपने बोला कि क्या बता सकता है कि एक एबरेशन था 25,000 के नीचे जाने का और यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। दैट इज़ प्लेस्ड ऑन 24,700, क्योंकि वो छूटने के बाद हमारे पास सीधा डोर खुल जाता है एनीवेयर इन बिटवीन 24,400 से लेके 24,100 तक का, ये पूरा डोर खुल जाता है। जी, यानी इस समय हम 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ये एक संभावना आज की तारीख में बन रही है, या मोटा मोटी 24,000 हम लेके चलें कि वो एक रास्ता खुल रहा है? फेयर पॉइंट ले सकते हैं। जी, तो लगभग 1000 पॉइंट की करेक्शन यहाँ से, और अगर हम ऊपर से देखें तो 1500 पॉइंट से ज़्यादा की करेक्शन हो जाएगी वो, अगर 24,000 की तरफ जाते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज जो इस चार्ट में आप देख रहे हैं, लाल रेखा जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज है, और एक तरह से बीच में एक जो आपने पहला एवरेशन लिया था ये 9 मई का, उसका लगभग लो पॉइंट भी उन्हीं के आसपास है, 23,900 के आसपास है। अब यहाँ पर वापस निफ्टी के लिए एक सवाल है जो अनुराग जी का है, ये पूछते हैं कि आरएसआई को समझना है, निफ्टी 50 मासिक आरएसआई को देखें तो ये ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? चलिए मंथली चार्ट ले आते हैं और फिर देखते हैं इसमें आरएसआई क्या बता रहा है। चलिए यहाँ पे ये रहा आपका मंथली चार्ट, और उसमें नीचे आरएसआई की लकीर भी दिख रही है। मंथली चार्ट पे आरएसआई अभी तो ये 63 के आसपास है, अभी क्यों चिंता कर रहे हैं ये, अगर ये मंथली चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि थियोरेटिकली ये गलत नहीं है, लेकिन हमेशा किसी भी इंडिकेटर को ना डीप जाके ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक क्या है कि थियरी लिख डाला कि ये हो गया तो ये हो गया, मतलब अगर आप ट्रैफिक में चल भी रहे हैं तो एक थियरी ये है कि ग्रीन सिग्नल हो गया तो आपको चल लेना है, लेकिन हमारे यहाँ लोग रेड सिग्नल में ज़्यादा चलते हैं, ग्रीन सिग्नल पे रुकते हैं। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। जी। तो इनकी थियरी में कोई खराबी नहीं है, ये नहीं, कहना लेकिन चाह मैं रहे इसको हैं। अगर मिला के देखूं, जैसे सितंबर 2021 में देखिए, या अक्टूबर 2021 में देखिए, तो वहाँ पर ये आरएसआई पहुंचा था लगभग 80 के आसपास, और वहाँ से आपको एक करेक्शन मिला था। फिर आपको दोबारा उस तरह की स्थिति देखने को मिली थी 80 के ऊपर की, अभी सितंबर 2024 में, वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन मिल गया। अभी तो 70-80 बहुत दूर है।
थियरी के हिसाब से जाते हैं और इनकी थियरी में कोई खराबी नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से हो सकता है। थियरी क्या होती है कि आरएसआई जब भी आपका ओवरबॉट होता रहता है तो उसको ओवरबॉट तब तक आप नहीं कह सकते जब तक उसका रिवर्सल नहीं देख लिया जाए। तो हर अब फिर समझें कि एक होता है पैसिव इंडेक्स, एक इंडेक्स को हमेशा पैसिव मानते हैं। मतलब इसमें आप 70 के ऊपर भी आपका रीज़न हो सकता है कि आप इसको मान लीजिए कि ओवरबॉट होना शुरू हो गया है। लेकिन इसी की जगह कोई लार्ज कैप स्टॉक है तो उसको भी मान सकते हैं कि 70 के ऊपर ओवरबॉट हो सकता है, उसका हिस्ट्री जाके देखिए। मिड कैप मतलब जितना आप बीटा बढ़ाएँगे, बीटा मतलब जितनी आप स्टॉक या इंडेक्स जितनी आप स्टॉक या किसी भी कंपोनेंट की सेंसिटिविटी अगेंस्ट मार्केट बढ़ाएँगे, जितना ज़्यादा जंप करेगा, उतना आरएसआई में एक्सपेंशन के चांसेस रहेंगे और ये कब और क्यों होता है? या तो मार्केट कैप बहुत छोटा हो या उसमें फॉर सम रीज़न प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो और लिक्विडिटी बहुत कम हो, फ्री फ्लोट कम हो, जिसमें प्राइस इम्पैक्ट बहुत हो जाता है थोड़े से खरीदारी से। इसलिए आप 70 से लेके 90 प्लस तक के रेंज में जा सकते हैं ओवरबॉट रीड करने के। थियरी ये कहती है कि 70 के ऊपर निकल गया तो ओवरबॉट कैन रिमेन ओवरबॉट। इनफैक्ट फोमो भी हो सकता है, उसको भी रीड करने का तरीका होगा। लेकिन अगर ये रिवर्स करके 70 के नीचे चला गया तो ये आपको बताता है कि वीकनेस आ रही है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन होता है। कभी भी आप खरीदने के लिए तो 70 और 90 आरएसआई नहीं जाते हैं ना, वो आपका जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेटर है। खरीदने का इंडिकेटर आपका 30, 20, 10 जो भी है नीचे में, उधर का इंडिकेटर है। तो अगर आपने नीचे खरीद रखा है तो ये आपका जो ओवरबॉट वाला जोन है वो आपको प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपको देखना है कि ओवरबॉट कैन रिमेन ओवरबॉट और उस फोमो में आपका मैक्सिमम आरओआई बनता है। इसलिए वहाँ पे बने रहते हैं और उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है अदर फैक्टर्स को लेके। फिर अब इनकी सोच यही कह रही है कि देखिए भाई साहब, ये गया 80 के ऊपर गया और उसके बाद फिर ये 70 के नीचे आया, फिर दोबारा ये 70 के पास जाके वहाँ से रिवर्स ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरएसआई में भी ना आप पैटर्न रीड कर सकते हैं। आरएसआई का पैटर्न ये होता है और ये भी है कि आरएसआई में हमेशा ये रोलिंग डेटा लेता है, मतलब हर अगले दिन पीछे का एक दिन का डेटा छूटेगा और आगे का एक दिन का डेटा जुड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अगर मार्केट या स्टॉक प्राइस एक ही जगह पे घूमता रह गया काफ़ी समय तक, तो वो अपने आप ओवरबॉट से निकल जाएगा। आपको लगेगा कि हम बेच के निकल जाएँ और उसके बाद पता चला कि ओवरबॉट खत्म हो गया, उसके बाद फिर से रैली शुरू हो गई। तो इसलिए इसमें आपको जो रीड करना है, ये आपकी रीडिंग बिल्कुल ठीक है कि 70 हिट करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आपकी स्ट्रेंथ वेन हो रही है। बट अंडर नो मीन्स आपके लिए सेल सिग्नल है, आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल है, विच इज़ फाइन। 25,000 टूट गया है, प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल है, एब्सोल्युटली फाइन। सेल सिग्नल है, नहीं है। अब सेल सिग्नल के लिए और भी चीज़ देख सकते हैं आप, प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल तो है। तो अब इनका जो सवाल है कि ओवरबॉट हो गया है, ओवरबॉट हो गया था 80 के ऊपर, तो इंडेक्स जैसी चीज़ ऑफ कोर्स मंथली पे ओवरबॉट होनी ही चाहिए। लेकिन आप पीछे जाके डेटा देखेंगे तो 80 के बावजूद भी बहुत कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको बहुत करेक्शन नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज़ वो टाइम फैक्टर आ जाता है। बहुत समय तक वहाँ कंसोलिडेशन हो गया, तो आरएसआई मॉडरेट हो जाएगा अपने आप में ही। इन थियरी यू आर राइट और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर चीज़ कभी भी 100% करेक्ट नहीं हो। थियरी को फॉलो कीजिए, 70, 80, 90 जो भी आपका डेटा बनता है वो ओवरबॉट होता जाता है और नीचे आता है तो करेक्शन करेक्शन का ट्रिगर है। 100 में से 3 बार फेल होगा, व्हिच इज़ फाइन, 70 बार तो बचाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो थियरी में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको रीड करना चाहिए। साथ में पैटर्न ये भी देखना चाहिए कि आरएसआई में हर पैटर्न बनते हैं जो आपके कैंडल्स पे बनते हैं। डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, दुनिया जितना भी है सब पैटर्न आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। उसको भी रीड करने की कोशिश करेंगे और वो आप देखेंगे तो 50, 55 के ऊपर का अगर आरएसआई रह जाता है तो स्ट्रेंथ खत्म नहीं होती। प्रॉफिट बुकिंग चलेगी बट आपकी स्ट्रेंथ नहीं जाती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये मंथली पे 54 के नीचे तो कभी मतलब कम से कम 2022 मिड से तो उसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखा है और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिला है कि उसका आपका कैंडल्स ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है। तो सब चीज़ यहाँ पे ठीक दिख मतलब ठीक ही बता रहे हैं आरएसआई। जी, ओके।